जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक अपना है लघु गणक यानी लोगारिथम। ठीक है ना। तो इस पे अपना जो कंपटीशन में है वो लोगारिथमिक सीरीज़ पे है और एक एक्सपोनेंशियल सीरीज़ पे है। तो उसका बेसिक जो है वो पहले हम पढ़ेंगे, बाद में उसमें आएंगे। 11th-12th के लिए भी काफ़ी यूजफुल टॉपिक है और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पहले बेसिक लॉग के बारे में करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी, कुछ क्वेश्चंस, और फिर हम अपनी सीरीज़ वाले क्वेश्चंस पे आएंगे ताकि बहुत आसान अपना हो जाए वहाँ पे। तो आज हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो लघुगणक यानी लोगारिथम पे बात करेंगे। और लघुगणक का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इसने हमारी जो कैलकुलेशन है, मैथ की जो कैलकुलेशन है, उसको बहुत आसान किया है। ठीक है, कैसे आसान किया है वो भी हम देखेंगे। तो जो अपना सबसे पहला पॉइंट जो है इस पे, इसने जो हमारी कैलकुलेशन है उसको बहुत आसान किया है, यानी इजी कैलकुलेशन कर दी। कैलकुलेशन को कैसा कर दिया इसने? इजी कर दिया। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर कैसे इजी कर दिया। तो अगर आपको कोई कहे कि आपको मल्टीप्लाई आसान लगता है या ऐड आसान लगता है, यानी किसी चीज़ को गुणा करना आसान लगता है या फिर जोड़ना आसान लगता है, तो आप कहेंगे कि जोड़ना ज़्यादा अच्छा है, आसानी से कर लेंगे, जोड़ना ही तो है। और वैसे ही कहे कि आपको भाग देना आसान लगता है या घटाना आसान, तो आप कहेंगे कि घटाना आसान है। तो लोग ने भी हमें वही सुविधा दी है कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं उनको हम एडिशन में ला सकते हैं। लोग हमें ये प्रॉपर्टी के द्वारा ये खास बात हमें अवेलेबल करवाता है। ये हमें बताता है कि जो चीज़ें गुणा में होती हैं उसको आप किस में बदल सकते हो? प्लस में कर सकते हो। और जो चीज़ें डिवाइड में होती हैं उनको आप माइनस में ला सकते हो। भाग में जो होते हैं उसको किस में ला सकते हो? सब्सट्रैक्ट यानी माइनस में, यानी घटा सकते हो। तो इसने हमारी जो कैलकुलेशन है उसको बहुत ही आसान किया था। और ये जो सारा काम किया था जॉन नेपियर नाम के एक बंदे ने किया था। उसने हमारी कैलकुलेशंस को बहुत आसान कर दिया था, जॉन नेपियर ने। तो हम लॉग पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मुझे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी कि ये हमारी कैलकुलेशंस को क्या करता है? ईजी करता है। दूसरी बात, कोई भी आप पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव और रियल नंबर, तो उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं? दो तरीके से। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमने कोई नंबर लिया 64, हमने क्या लिया? नंबर 64। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको एक तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर 2 = 64, ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा इसको हम log 64 at base 8 = 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी रियल नंबर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमने पहला लिखा है 8 की पावर 2 = 64, यानी 8 की घात 2 का मान कितना होता है? 64 होता है। तो इसमें जो ये 8 होता है ये क्या होता है? आपका बेस होता है, आधार। क्या होता है ये? आधार, बेस। और जो 2 अपना होता है उस 2 को आप पावर बोल सकते हो। इसके अलावा 2 को आप डिग्री बोल सकते हो। इसके अलावा एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और एक वर्ड और भी है जिससे भी इसका यूज किया जाता है, इंडेक्स। इस 2 को हम क्या क्या बोल सकते हैं? पावर कह सकते हो, जो हम मोस्टली ज़्यादा यूज लेते हैं। घात, एक्सपोनेंट, डिग्री, इंडेक्स। ठीक है। और तो इधर जो है ना 8, ये जो लॉग में हमने लिखा है, ये क्या अपना, ये भी क्या है? बेस है। और ये 2 क्या है? वही पावर, डिग्री, इंडेक्स, ये वही चीज़ें हैं सारी, एक्सपोनेंट। ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलते हैं कि 8 की पावर 2 का मान कितना है? 64 है, यानी 8 की घात 2 का मान कितना होता है? 64। और यहाँ हम कहते हैं कि ये जो 64 आया है, ये 8 की कितनी घात का मान है, यानी 8 की कितनी एक्सपोनेंट की वैल्यू है, ये हम इसमें पता करते हैं। तो देखो इसमें 8 की पावर 2 = 64, एक तो ये फॉर्म लिखी, और एक log 64 at base 8 = 2 लिखा। तो ये वाली जो फॉर्म होती है, इस फॉर्म का जो नाम होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म से।
इसका जो नाम होता है वो होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसका जो नाम होता है वो होता है लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म। तो किसी भी रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हम घातांक रूप भी बोलते हैं, और एक लॉगरिथमिक फॉर्म में यानी लॉग की फॉर्म में यानी लघु गुणक के रूप में भी हमें लिख सकते हैं। तो हमें दो चीज़ें यहाँ सीखने को मिली, एक तो कि एक तो जो हम नंबर है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो हमें ये चीज़ अब चेंज करनी भी आनी चाहिए। कल को कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको दे तो आपको उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना आना चाहिए, और लॉगरिथमिक फॉर्म दे तो उसको किस में लिखना आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम दो क्वेश्चन तो यही सीख जाते हैं आपस में इनको चेंज करना। तो हमें इनमें जो खास बात है वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ 8 क्या था, बेस था, आधार था। 8 जो है वो क्या अपना आधार। यहाँ लॉग के नीचे जो यहाँ 8 बैठा है वो भी क्या है, बेस है, आधार है। जो घात थी यहाँ 2 वो यहाँ इसके बराबर में लिखी हुई है। तो यानी जो भी एक्सपोनेंट होती है, जो भी पावर होती है वो इक्वल के उधर चली जाती है, और जो बराबर वाली वैल्यू होती है जो 64 है वो लॉग के आगे बैठ जाती है। कहाँ जाती है, लॉग के आगे। तो मान लो कल को अगर हमें कोई ये कहे कि 7 की पावर 2 49 होता है, अभी सभी जानते हैं। 7 की घात 2 का मान कितना होता है, 49। इसको आप चेंज कर दो, इसको किस में चेंज कर दो, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो आप अच्छे से समझ लें। पहले तो आप लॉग लिख लें, सबसे पहले क्या लिख लें, लॉग लिख लें। अब बोलो यहाँ बेस कौन है, 7। बेस कौन है, 7। तो इस लॉग का बेस भी कितना आएगा, 7। और मैंने कहा था जो बराबर के इधर वाली जो वैल्यू होती है वो लॉग के आगे आ जाएगी, 49, और जो एक्सपोनेंट होती है वो बराबर के उधर चली जाएगी, 2। तो ये हमने किस फॉर्म में लिख लिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको लिखा। ऐसे ही मान लो कल को अगर यहाँ होता 9 की पावर 2 यानी 81 होता, और आपको इसको कहे कि इसको लिखो लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करो, तो आप क्या लिखेंगे, लॉग, पहले लॉग लिख लेंगे। यहाँ बेस कितना है, 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। बराबर वाली वैल्यू कितनी है, 81, तो ये लॉग के आगे आ जाएगी 81, और जो एक्सपोनेंट थी वो उधर चली जाएगी, 2। तो किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म को हम किस में चेंज कर सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा, आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में ही दे दें, आपको कहे कि कोई वैल्यू है log 125 एट बेस कितना है, 5, और इधर लिखा हुआ है 3, और ये कहे कि आप इसको चेंज कर दो, किस में चेंज कर दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अभी जो दे रहा है वो किस में दे रहा है, लॉगरिथमिक फॉर्म में, यानी लघुगुणक रूप में दे रहा है, और घातांक रूप में लिखवाना चाह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो हमें पता है इस लॉग का बेस कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ लॉग का बेस 8 था, तो यहाँ 8 लिखा था। आज के दिन बेस कितना है, 5, तो आप बेस लिख लें पहले 5, और जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट हमेशा कहाँ जाती थी, बराबर के उधर। आज बराबर के उधर कौन है, 3, तो 3 लिख देंगे, और जो लॉग के आगे वैल्यू है वो बराबर के उधर चली जाएगी, 125। या मान लीजिए आपने लॉग 32 ले लिया और यहाँ 2 ले लिया, और इजिकल टू 5 है। इसको कोई कहे कि इसको चेंज करो, तो बेस कितना है लॉग का, 2, तो 2 लिखेंगे। एक्सपोनेंट, ये बराबर वाली वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंट अपनी पावर, तो ये 2 की पावर में आ जाएगा, और जो लॉग के आगे होता है वो बराबर के उधर आ जाएगा, 32। तो 2 की पावर 5 का मान भी क्या होता है, 32। तो इस पूरी कहानी में एक चीज़ काफ़ी को समझ में आ गई होगी कि हम कर क्या रहे थे। हम जब लॉग की वैल्यू निकाल रहे थे तो वास्तव में हम क्या कर रहे थे। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब हम 8 की पावर 2 बोलते हैं कि 8 की पावर 2 का मान कितना है, 64, और यहाँ हम कहते हैं कि जो 64 आया है ये 8 की कितनी एक्सपोनेंट से आया है, यानी 8 की कितनी घात लेने पे आया है। बस ये लॉग का बेसिक फंडा यही है। जब भी आप सिंपल जो क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसमें तो आप देख के ही आंसर दे सकते हैं, और हमें बेसिक का पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये बातें जो हैं वो बुक नहीं बोलेंगी, उसकी लैंग्वेज में कहीं नहीं लिखा होगा, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ 8 लिखा है और यहाँ 64, यानी log 64 एट बेस 8, यानी log 64 है और उसका बेस जो है आधार कितना है, 8 है। तो हमें इसकी कितनी वैल्यू आएगी, अभी तो आंसर 2 लिख रखा है, पर हमें हमेशा क्या सोचना है कि इस 8 की मैं क्या पावर लूँ, इस 8 की मैं कितनी घात लूँ कि 64 आ जाए। बस मेरा इस 8 की मैं क्या घात लूँ कि क्या आ जाए, 64 आ जाए, ठीक है। तो हम कितने लें इसमें, 2,
तो 8 की घात 2 का मान कितना होता है 64, तो आपका आंसर भी 2 होगा। मान लो कल को कोई क्वेश्चन ऐसा होता कि log 16 एट बेस 4, तो बस आपको ये सोचना है कि इस 4 की मैं कितनी घात लूँ, इस 4 की कितनी घात लूँ कि 16 आ जाए, तो कितनी लेंगे 2, तो आंसर भी कितना देगा ये 2 देगा, आंसर कितना देगा 2 देगा। तो ये इसका बेसिक फंडा है। और अभी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को किस में चेंज करना सीखा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में सीखा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने सीखा था। तो उसको भी याद रखने का एक ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आपको डेफिनेशन भी लॉग की याद नहीं रखनी, बाकी डेफिनेशन पे हम बात करेंगे अगले पॉइंट पे। जैसे अभी हमने लिखा था log 625 और यहाँ मान लो बेस कितना है 5, तो वैल्यू कितनी देगा अभी, 5 की कितनी घात लें कि 625 आ जाए, तो 4 लेने पे कितना आ जाएगा 625, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4। ये तो अपना क्या था लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इसमें जो ये log लिखा हुआ है LOG, log का मतलब होता है लकड़ी का डंडा। log का मतलब क्या होता है, लकड़ी का डंडा। जो पेड़ का अपना तना होता है, जब वो सूख जाता है तो क्या बन जाता है, एक लकड़ी का डंडा। और लकड़ी का डंडा किसके काम आता है, किसी बूढ़े व्यक्ति के सहारे में चलने में, बुढ़ापे में किसी व्यक्ति के, बूढ़े व्यक्ति के चलने में सहारे में काम आता है, उसके लिए वो सहारा एक डंडी का काम करता है, ठीक है ना। तो अब ये log क्या अपना कोई लकड़ी का डंडा है और किसी बूढ़े व्यक्ति का क्या है, ये सहारा है। और ये 5 क्या अपना बेस, और ये नीचे बैठा है log के, इस log के 5 क्या बैठा है नीचे, और नीचे कौन बैठता है, नौकर। नीचे हम किसको बैठाते हैं, नौकर को। तो यहाँ 5 जो है यानी log का जो बेस है वो क्या है, नौकर है। log कोई बूढ़ा व्यक्ति है और ये अपनी कोई वैल्यू है यहाँ पे 625। अब बूढ़े व्यक्ति का नौकर होना बड़ी परेशानी का काम है, क्योंकि उसकी दिक्कतें बहुत हैं, काफ़ी बीमारियां भी लग जाती हैं बूढ़े व्यक्ति को, उसकी फरमाइश भी ज़्यादा हो जाती है, बुढ़ापे में आके बच्चे जैसी हरकतें हो जाती हैं उसकी। तो यहाँ पे नौकर जो है ना वो बहुत परेशान है। पर कभी तो बूढ़ा मरेगा, यानी जिस दिन ये log हटेगा, जिस दिन ये log हटेगा यानी ये डंडा गिरेगा, उस दिन बूढ़ा मरेगा। और बूढ़ा मरेगा तो मार्केट में सबसे ज़्यादा खुशी किसको होने वाली है, नौकर को। किसको खुशी होगी, नौकर को, कि आज मेरा पीछा छूट गया इस घर से, ये बूढ़ा जिस दिन मरेगा मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा इस घर से। तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई इस बेस को, इस नौकर को। अब ये भाग के कहाँ जाएगा बेचारा, इधर तो जगह ही नहीं है, बराबर के उधर जा सकता है, ये उधर भागेगा, 4 की तरफ भागेगा, बराबर के उधर। जैसे बूढ़ा मरेगा घर छोड़ के भागेगा ही, तो बराबर के उधर जाएगा। अब 5 जो है वो यहाँ पे क्या आपका बेस है, यानी नौकर था। और अब क्योंकि बेचारा पहले भी नौकर था, उधर जाके भी क्या करेगा, नौकरी का ही काम करेगा, किसी दूसरे घर में जाएगा वहाँ भी नौकर ही रहेगा। कहने का मतलब पहले यहाँ बेस था, उधर जाके भी क्या बन जाएगा, ये बेस ही रहने वाला है। उधर जाके क्या बन जाएगा, ये बेस ही बनेगा। तो अब से हमें है ना ये पूरी इसकी डेफिनेशन log की कुछ भी याद नहीं रखना है, कि जब भी हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दे और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो तो कैसे करना है, कैसे करना है। जिस दिन ये बूढ़ा मरेगा यानी log हटेगा, तो 5 को इसके चरणों में ले जाना, बस 5 को इस 4 के नीचे फंसा देना। देखो जैसे उधर आप ले जाओगे तो इधर 625 बचा था वो बचा रह जाएगा, और ये 5 जो है इसके चरणों में जाएगा, चरणों का आधार में नीचे लग जाएगा। 5 की घात 4 का मान कितना होता है 625। तो बस आपको इस log को हटाना है और 5 को इसके चरणों में लगाना है, इसके नीचे लगाना है तुरंत। कोई डेफिनेशन याद रखने की जरूरत हमें नहीं है। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ से समझ में आ गई होंगी, एक तो हम जो log लेते हैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना और लॉगरिथमिक फॉर्म में आपस में चेंज करना। हमने 2 एग्जाम्पल भी ले लिए। तो किसी भी रियल पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक लॉगरिथमिक फॉर्म में। तीसरा जो हम इसकी डेफिनेशन पे भी बात करेंगे, मान लो आपके पास a और n जो हैं वो कोई पॉजिटिव रियल नंबर यानी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। और 1 की पावर x इजिकल टू क्या आ रहा है n, 1 की पावर a और n तो क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर यानी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। और x क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंट है, घातांक है। x क्या है, घातांक। 1 की पावर x यानी x क्या कहलाएगी यहाँ पे, घातांक यानी एक्सपोनेंट, पावर, डिग्री, या आप कह सकते हैं इंडेक्स इसको। तो अगर a और n कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो और 1 की पावर x बराबर n हो, तब घातांक x को, तब हम घातांक x को आधार a पर n का क्या कहते हैं, लघु गुणक कहते हैं। घातांक x को आधार यानी बेस a पर
n का क्या कहते हैं, लघु गुणक कहते हैं। यानी हम इसको दो तरीके से लिखते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो 1 की पावर x इजिकल टू क्या लिखेंगे, n। ये तो कौन सी फॉर्म है अपनी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि log x, ये है अपनी एक्सपोनेंट क्या है x, ये तो log के उधर जाएगी भी बराबर, यानी घातांक x को यानी एक्सपोनेंट x को आधार a, यहाँ बेस कितना है a, आधार a पर n का क्या कहते हैं, लघु गुणक कहते हैं। एक्सपोनेंट x को बेस a पर n की लोगारिथमिक वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें हमें तीन चीज़ें हमारे साथ हमेशा कंडीशंस में रहेंगी कि एक तो n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए log के लिए, n कैसा होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0, और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a इजिकल टू नॉट 1, यानी बेस कभी भी 1 हम नहीं लेंगे। एक तो n हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, a की वैल्यू जो इसका जो आधार होगा वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और 1 कभी भी नहीं चलेगा। ये तीन कंडीशन हमेशा आपको log में याद होनी चाहिए एनी टाइम। ये तीन खास इंपॉर्टेंट शर्तें हैं log की। अब इसको भी हमें कैसे याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं है। इन तीनों चीज़ को हम एक छोटी सी कहानी में एडजस्ट कर सकते हैं। log LOG, log का मतलब लकड़ी का डंडा, पर हम यहाँ log को एक बार के लिए क्या याद रखेंगे, अपने वाले लोग जो व्यक्ति होते हैं। तो जो भी व्यक्ति होता है वो अपने पास जिसको भी बिठाता है, जैसे आज के दिन लोग ने अपने पास किसको बैठने दिया, एक तो n को और एक उसका बेस a, इन दो को अपने पास बैठने दिया है। तो लोग जो होते हैं ना, वो अपने पास जिसको भी बैठाते हैं उससे वो पॉजिटिव बात पसंद करते हैं सुनना, कि वो पॉजिटिव बात करे, नेगेटिव कोई बात नहीं करे। ठीक है ना। तो यहाँ भी हमें क्या रखा है, इसके log के पास कौन बैठा है, n और a। तो n का मान भी 0 से बड़ा और a का भी 0 से बड़ा, यानी log जिसको भी अपने पास बिठाएगा उसको वो कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव बात करे हमेशा, नेगेटिव बात नहीं करे, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। दूसरा, वो हमेशा एक जैसी बात भी नहीं करे। एक जैसी नहीं करे मतलब उसका आधार क्या नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। भले ही वो खुद नेगेटिव बात करे, यानी x की जो वैल्यू है वो कल को माइनस में भी आ सकती है। x पे हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, x नेगेटिव भी हो सकता है, यानी वो खुद नेगेटिव बात कर सकता है, परंतु दूसरों से जो अपने पास बैठाएगा उनसे हमेशा पॉजिटिव बातें चाहिए उसको, उससे हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव बातें, कि वो पॉजिटिव बात करें। तो हमें उससे ये याद रखना है कि लोग के पास जो भी बैठेगा वो हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव, और उसका बेस कैसा नहीं होगा, 1 नहीं होगा। अब दो चीज़ें, एक तो बेस 0 से बड़ा होगा और 1 से 1 कभी भी नहीं होगा। तो अब कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फिर बेस कैसा कैसा होगा। 0 से बड़े का मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ा और 1 हमें लेना नहीं है, तो 0 से 1 के बीच में भी आप इसकी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है भाई, a की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आप ले सकते हो, यानी 0.1 ले सकते हो, 0.11 ले सकते हो, 0.2 ले सकते हो, 0.3 या 0.35, 0.9 तक आप ले सकते हो। 0 और 1 के बीच में ले सकते हो, कहीं मना नहीं कर रहा, परंतु 0 से बड़ी लेनी है, यानी नेगेटिव नहीं आ सकती कभी भी, और 1 नहीं होना चाहिए, बस 1 नहीं होना चाहिए। बाद में 1 पॉइंट जो भी है चलेगा, 2 चलेगा, 10 चलेगा, 1000 लाख कितनी भी बड़ी हो बेस चलेगा, परंतु 1 नहीं चाहिए, और 0 से 1 के बीच में चाहिए, और 1 से बड़े चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं लेना और 1 नहीं लेना। ये दो बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब ये क्यों नहीं लेते हैं, ये वैल्यू, तीन कंडीशंस हम क्यों नहीं लेते हैं, इस पे अपन अभी एग्जांपल्स लेंगे। तो हमने अभी क्या लिखा था लॉगरिथमिक फॉर्म में कि log n बेस a का मान कितना था, x, जो एक्सपोनेंट है अपनी, इसका हमेशा ध्यान रखना, ये क्या है, एक्सपोनेंट है, डिग्री। और ये मान कैसे आया, अपना जो log का अभी हमने जो बात की थी कि इस a की मैं कितनी घात लूँ, यहाँ क्या आएगा अपना एक्सपोनेंट, इसमें घात आएगी, इसमें a की मैं कितनी घात लूँ कि हमें क्या दे दे, ये n दे दे। ये बेसिक रूल है इसका, a की हम कितनी पावर लें कि n आ जाए। तो हमने इस पर 3 कंडीशंस लगा दी, अपनी 3 शर्तें हमने जो हमें हमेशा फॉलो करनी है, 3 शर्तें हमेशा इसके साथ जिएंगी। एक तो n ग्रेटर देन 0 चाहिए, एक a ग्रेटर देन 0 चाहिए, और a की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होगी।
तो इस पर हम पहले एक एक पे बात करते हैं n ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है ना। तो n ग्रेटर देन 0 के लिए अपन एक एग्जांपल ले लें कि मान लो कल को कोई ऐसे लिख दे कि log बेस कितना ले 2 और यहाँ हम ले लें -4। कोई आपसे ये पूछ ले कि log -4 और बेस कितना है उसका 2 है तो क्या वैल्यू देगा। तो अपना जो बेसिक जो फंडा था, जो बेसिक डेफिनेशन से वो क्या कहती थी कि हम 2 की कितनी पावर लें, यानी इस 2 की जितनी यहाँ पावर लगाएंगे वही तो यहाँ आएगा ना अपना x, एक्सपोनेंट x। तो इस 2 की हम क्या पावर लें कि ये -4 हमें दे दे, इस 2 की हम क्या घात लें कि ये -4 दे दे। तो अब क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर्स हैं और आप इसके घात में कुछ भी रख लें, चाहे प्लस रख लें चाहे माइनस, ये हमेशा आपको एक पॉजिटिव नंबर देगा, कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, कभी भी माइनस में नहीं देगा। हम 2 की ऐसी कोई घात सोच ही नहीं सकते जो हमें -4 दे जाए। तो ऐसे नंबर नहीं है हमारे पास अवेलेबल, इसलिए हमने मना कर दिया कि हम n को कभी भी नेगेटिव नहीं लेने वाले हैं, हमेशा क्या लेंगे 0 से बड़ा। ऐसी जगह हमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी नहीं क्वेश्चंस के अंदर। तो पहली बात तो ये होगी अपनी n ग्रेटर देन 0 क्यों रखते हैं। दूसरा जो है a ग्रेटर देन 0 पे, a ग्रेटर देन 0 के लिए अगर अपन बात करें तो मान लीजिए कल को हमें कोई ऐसे कहे कि -2 की पावर 2 का मान बता दो भाई, तो हम उसको बिल्कुल आसानी से बता देंगे 4, और 4 एक फिजिबल आंसर है, रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। कल को हम कोई कहे कि -2 की पावर 3 की वैल्यू बता दो तो हम उसको -8 बता देंगे, ये भी रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई कहे कि -2 की पावर x है, -2 की पावर क्या है x है, तो अब यहाँ पे हम अगले को पूछेंगे कि x कौन है। जब तक हमें x के बारे में नहीं पता तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि x कौन है। तो अगला अगर ये कहता है कि x कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो फिर हम बहुत सोच के आगे बात करेंगे। तो मान लीजिए कल को हमें -2 की पावर हाफ दे दे, और हाफ का मतलब कितना दे दे, अगला हाफ का मतलब क्या होता है रूट, 1/2 पावर का मतलब क्या होता है रूट, और रूट में -2 कैसा नंबर आ गया आपका, इमेजिनरी नंबर आ गया। कैसा नंबर आ गया, इमेजिनरी। यानी x ने तो अपनी वैल्यू ले ली, x ने अपनी वैल्यू ली 1/2, पर जो आंसर है वो कैसा नहीं आया, रियल नहीं आया। हमने उसको नहीं माना क्योंकि हमें रियल आंसर चाहिए था, इमेजिनरी आंसर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक तो हम इसमें नेगेटिव यानी इमेजिनरी वैल्यू कभी भी नहीं लेंगे, हमेशा वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। दूसरा हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, इस बेस में और क्या प्रॉब्लम है, हमें कहाँ दिक्कत आनी शुरू हो सकती है, थोड़ी देर के लिए हम काम चला सकते हैं। जैसे कल को आपको लिखे कि log 8 है और बेस जो है वो -2 है, बेस कितना है -2 है। तो अपना बेसिक फंडा क्या कहता है कि इस -2 की हम कितनी पावर लें कि हमें 8 दे दे, इस -2 की हम क्या पावर लें कि 8 दें। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं ऐसी कोई घात सोचना। तो इसको हम क्या कह देते हैं, नॉट डिफाइन। पीछे वाले में भी हम क्या कह देंगे, जो हमने वैल्यू अभी ली थी, ठीक है ना, उसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। log -4 बेस 2 लिया था, उसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन कह देंगे। तो ठीक है ना, तो जब भी ये 3 कंडीशंस फॉलो नहीं होंगे हम नॉट डिफाइन कह देंगे। अब बेस 1 क्यों नहीं ले सकते, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई सर, बेस 1 क्यों नहीं ले सकते, इसमें क्या ऐसी दिक्कत है। तो इसको भी अपन समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। मान लो आपको 1 की पावर 2 दे, तो हम सभी जानते हैं 1 की पावर 2 का मान कितना होता है 1, और 1 की पावर अगर 5 है तब भी कितना होता है 1, और 1 की पावर अगर कल को मान लो 10 भी देगा तब भी कितना होगा 1। ये तो अपना किस में, एक्सपोनेंट फॉर्म में है। अगर इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं तो देखो यहाँ बेस कितना है 1, तो लॉग बेस भी 1, बराबर वाली वैल्यू लॉग के आगे बैठेगी और एक्सपोनेंट उधर चली जाएगी। तो ये ऐसे इसको चेंज करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, log 1 एट बेस 1 कितना आ गया 5। ऐसे ही log 1 और बेस 1 आंसर कितना आएगा 10। यानी हम log के आगे बराबर दोनों वैल्यू सेम बिठा रहे थे, एक जैसे मान थे, ठीक है ना। बेस 1 था और ये वैल्यू सेम थी, तो ये अलग अलग आंसर दे रहा था, कभी 2 कह रहा था, कभी 5 कह रहा है, कभी 10 कह रहा है, कभी 100 भी बोलेगा, 90 भी बोलेगा। तो
तो यानी मल्टीपल आंसर आ रहे हैं एक ही वैल्यू के, तो मैथ में ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लॉग के अंदर हमें दो चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना है। एक तो जो आंसर आएगा वो हमेशा रियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? रियल आंसर होना चाहिए, और एक यूनिक आंसर होना चाहिए। यूनिक यानी एक ही होना चाहिए, नहीं कि एक से ज़्यादा आंसर दे रहा है, यूनिक आंसर होना चाहिए। तो बेस 1 में ये प्रॉब्लम थी कि ये अलग एक ही मान के अलग अलग वैल्यूज दे रहा है, इसलिए हम बेस 1 नहीं ले सकते। तो हम n को हमेशा 0 से बड़ा रखते हैं, a को 0 से बड़ा रख सकते हैं, और a कभी भी 1 नहीं लेना, यानी log का जो बेस है वो 1 कभी भी नहीं लेना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको तीन चीज़ें, एक तो हमारी जो कैलकुलेशंस है उसको ये आसान बनाता है, दूसरा हम किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम दो फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक लॉगरिथमिक फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। और तीसरी हमने डेफिनेशन पे बात की, तो लॉग के अंदर जो उसका बेस होता है और लॉग के आगे जो वैल्यू n बैठती है वो हमेशा 0 से बड़े और बेस 1 कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉग की बेसिक बातें थी। इस पे हम कुछ थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चंस भी अपने करते हैं। जैसे log 512 दे दे और बेस 8, और कोई कहे कि इसकी वैल्यू बता दो भाई कितनी आने वाली है। ऐसे ही जैसे अपना अगला क्वेश्चन है log 1/5 और बेस कितना है 5, इसकी वैल्यू बता दो। एक क्वेश्चन अगर अपन और लें log 1/4, log 1/16 एट बेस 1/4, इसकी वैल्यू क्या आएगी। और एक वैल्यूज़ और लें log 4 बेस √2, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी। और log 5 और बेस भी 5, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। और इसके अलावा अपन और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेंगे अभी, ताकि हमें कुछ बेसिक बातें अपनी थोड़ी थोड़ी कवर हो जाएं। इसका क्या आंसर होगा। और एक और ले लेते हैं अपन log इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने जो अभी बेसिक डेफिनेशन पे बात की थी उसी पे हमने आसान आसान क्वेश्चन लिए था कि आपको एक बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए आपका। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, log 512 यानी 512 है और बेस कितना है उसका 8 है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है कि इस 8 की हम कितनी पावर लें कि हमें 512 मिल जाए। बस आपको इतना ही सोचना है, वही आपका आंसर होगा log का। 8 की हम क्या पावर लें कि 512 हो जाए, तो 3 लेने पे आ जाएगा भाई। 8 की घात 3 का मान कितना होता है 512, तो आंसर हो जाएगा ये। अब यहाँ log के आगे है 1/5 और यहाँ कितना लिखा है 5। तो बस आपको इस 5 को आपको ये सोचना है कि इस 5 की मैं कितनी घात लूँ, इस 5 की मैं कितनी घात लूँ कि ये 1/5 हो जाए, ये आपको सोचना है। तो 5 की हम क्या घात लें कि 1/5 में आ जाए, तो ऐसा कितने लेने पे आएगा -1 पे। किस पे आ जाएगा -1 है। 5 की घात -1 कितना होता है 1/5 एक्सपोनेंट रूल से। ऐसे यहाँ पे 1/16 है और बेस कितना 1/4, तो हम 1/4 की कितनी घात लें कि 1/16 हो जाए, 2 लेने पे हो जाएगा भाई। ऐसे ही यहाँ √2 है और यहाँ 4 है, तो इस √2 की हम कितनी घात लें कि ये 4 दे। तो देखो √2 लिखा है, तो पहले हमें इसका रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। अगर हम इसकी घात 2 लेते हैं तो रूट हट जाएगा, और फिर हमें कितना चाहिए 4, तो 2 से 4 बनाने के लिए फिर 2 घात लेनी पड़ेगी, यानी टोटल घात कितनी चाहिए हमें 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। log 5 और बेस भी कितना है 5 है। तो आपको ये सोचना है कि इस 5 की हम क्या घात लें कि 5 ही आ जाए। 5 की कितनी घात लें कि 5 आ जाए, तो 1 लेने पर आ जाएगा ना। 5 लिखा है तो उसकी घात हमेशा कितनी होती है 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो यानी ये आंसर कितना देगा 1। और इससे अपना एक रिजल्ट निकल के आता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ही बन जाती है एक तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये बनता है। हमें बेसिक रूल से क्या सोचना था कि हम यहाँ 5 की कितनी घात लें कि 5 आ जाए, तो 1 घात लेने पे इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर ऐसा लिखा हुआ आता है कि log n और बेस भी n आ जाए, तो ये हमेशा 1 देगा। जिस दिन ये दोनों सेम होंगे, log के आगे वाले दोनों व्यक्ति सेम होंगे,
या दोनों वैल्यूज सेम आएंगी तो हमेशा आंसर कितना देने वाला है, 1 देने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम आगे भी इन पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा log 1 है और बेस कितना है, 10 है। बेस कितना है, 10। तो आपको ये सोचना है कि इस 10 की मैं कितनी पावर लूँ कि ये 1 दे दे। तो कोई भी वैल्यू लिखी है और उससे 1 बनाना है तो हमेशा घात कितनी होनी चाहिए उसकी, 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू की घात अगर 0 हो तो वो 1 देगी। तो यहाँ log 10 बेस कितना है, 10 और वैल्यू कितनी है, 1 ही। तो 10 की हम कितनी यानी 10 की कितनी घात लें, 0। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि log 1 हमेशा कितना होने वाला है, 0, चाहे जो भी बेस हो। 1 तो हम बेस कभी ले भी नहीं सकते, वो हमने पहले बात कर ली। उसके अलावा चाहे कुछ भी बेस आ जाए, log 1 हमेशा कितना देने वाला है, 0। तो हमें ये भी हमेशा एक ध्यान रखना है कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। दूसरा अगला जो अपना 7वां क्वेश्चन है, log √2 - 1 और नीचे बेस कितना है, √2 + 1 है। तो रूट में ऐसी वैल्यूज लिखी है तो हमें थोड़ा सोचने में मुश्किल होती है कि √2 + 1 की हम क्या पावर लें कि √2 - 1 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप एक बार √2 + 1 को गुणा करें √2 - 1 से। √2 + 1 को किससे गुणा करें, √2 - 1 से। तो एक तरीके से ये बन गया अपना a + b और ये बन गया a - b। तो a + b को जब हम गुणा करते हैं -b से तो आंसर क्या आता है अपना a² - b² आता है। तो a की जगह कौन है, √2, तो √2 का स्क्वायर 2 -b² यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। तो आपको जिंदगी में कभी भी दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 1 आ जाए, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन यानी दो चीज़ों को गुणा करने पे अगर आंसर 1 मिलता है तो आप हमेशा ये नहीं समझेंगे ठीक है 1 आ गया अपना आंसर। अगर आंसर 1 आता है तो आप ये समझेंगे कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। अगर एक की मान 2 है तो अगला 1/2 है, उसका व्युत्क्रम होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। और इस स्थिति में यहाँ आंसर कितना आने वाला है, -1 आएगा। यानी √2 + 1 की हम -1 अगर पावर लेंगे तो ये कितना देगा हमें, √2 - 1। और कैसे देगा, √2 + 1 की पावर -1 का मतलब कितना होता है, 1/√2 + 1। और अगर इसका हम रेशनलाइज कर दें, इसको गुणा भाग कर दें √2 - 1 से, तो ये ऊपर वाला 1 जिस दिन गुणा होगा √2 - 1 से तो यही देगा। और नीचे अपना ये a + b -b होकर कितना दे जाएगा, 1। तो √2 - 1 इसका यानी कितनी घात लेने पे आएगा, -1। तो जब भी दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है तो आप समझ जाना दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल है तो पावर कितनी आएगी, -1 आएगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है। log के अंदर, log के आगे लिखा है sec x + tan x और बेस में लिखा है sec x - tan x। अगर यहाँ भी हम देखेंगे तो लगेगा कि पता नहीं क्या क्वेश्चन का आंसर है, परंतु अगर एक बार हम इन दोनों को गुणा कर दें तो ये अपना a - b और ये a + b है। जैसे गुणा करेंगे तो sec² x - tan² x बनेगा ये। और हम जानते हैं कि sec² x - tan² x बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इन दोनों का गुणा क्या आया, 1। इसका मतलब 100% ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक के उसमें, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक में पूछ लेते हैं कि sec x - tan x इक्वल क्या होता है, डायरेक्ट यही। तो 1/sec x + tan x होता है। ये इसके दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं क्योंकि इनका मल्टीप्लाई कितना आता है, 1 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर भी कितना देने वाला है, ये -1 देगा, ठीक है। इसमें अपन 2-3 क्वेश्चंस और लगाएंगे ताकि अपने को और 2-4 चीज़ें जो अपनी रह गई हैं वो भी कवर हो जाएं इसके अंदर। तो आगे जो क्वेश्चंस हैं अपने और इसमें लेने वाले हैं, जैसे अपना क्वेश्चन है log cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। कोई पूछे कि इसकी वैल्यू बता दो, ठीक है। और एक अपना log tan 45 डिग्री और यहाँ जाए cot 45 डिग्री, इसका बता दो। और भी अपन एक आधा एग्जाम्पल लें, log 0 और बेस 10 ले लेते हैं, चलो ठीक है। और एक और ले लेते हैं
जो हमने पहले भी लिया था, log 2 बेस कितना है 2 और वैल्यू कितनी है -8। तो देखो अपना ये क्वेश्चन है log cos 60 डिग्री और बेस कितना है इसका sin 30 डिग्री। तो सबसे पहले आप इनको देख के ना घबराएं, सबसे पहले आप इनकी वैल्यू लिखें कि cos 60 कितना होता है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। sin 30 की कितनी होती है 1/2। और मैंने कहा था जिस दिन ये दोनों सेम होते हैं उस दिन आंसर कितना होता है 1। यानी 1/2 की हम क्या पावर लें कि 1/2 दें, तो 1 लेने पे देगा अभी। यहाँ पे देखो इस पे अगर हम बात करें तो cot 45 जो होता है वो कितना होता है 1, और log का बेस कितना हो गया 1। और अभी हम पीछे मना करके आए कि बेस 1 कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉट डिफाइन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, नॉट ए डिफाइन, ऐसा नहीं हो सकता। और log बेस 10 और यहाँ कितना है 0, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे नॉट ए डिफाइन, क्योंकि ये 0 किसका मान था n का, और n हमेशा क्या होना चाहिए भाई 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं ले सकते। बाकी log 0 के आपको कोई बहुत ही ज़्यादा अंदर तक पूछना लग जाए कि log 0 कितना होगा, तो प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट 2 वैल्यूज़ देता है, जो हम प्रॉपर्टी के साथ डिस्कशन ज़रूर करेंगे उसके ऊपर। अगला है कि log -8 और बेस 2, ये किसकी वैल्यू है n की, और कैसी है नेगेटिव, तो ये भी कैसा हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऐसा मिलते ही आप मना कर दो नॉट डिफाइन। अगर कभी भी बेस 1 मिले नॉट डिफाइन, log के आगे वैल्यू 0 है नॉट डिफाइन, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तब भी नॉट डिफाइन आप बोलें। तो इसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें अच्छी सीखी हैं log के ऊपर, log का बेसिक अच्छे से लिया है, और आगे वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टी पे और कुछ क्वेश्चंस पे भी, अच्छे से क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे, और फिर अपना लॉगरिथमिक सीरीज पे भी आएंगे। तो पहले हमें log अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और हमें वो कहानी ज़रूर याद रखनी है ताकि हमें ये प्रॉपर्टी वगैरह याद नहीं करनी पड़े। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद।